साफ विद्या यहाँ पे बोल रही है, ऐसे ही नहीं कहा है। वो मुक्त करती है हमें अपनी रूढ़ताओं से, वो हमें मुक्त करती है उन जड़ताओं से, वो मुक्त करती है हमें उन बाधाओं से, वो मुक्त करती है हमें उन रूढ़ियों से जो हमारे जीवन के लिए अवरोधक है, जो हमारे जीवन की इबादत है, जो हमारी धर्म की प्रगति की इबादत है। हमें प्रज्ञानुष्ठ नहीं बनाती, वो हमें विचारशील बनाती है, वो हमें प्रगतिशील बनाती है। मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे सभी वोटर्स के जितने प्रतिनिधि हैं और सभी का अभिनंदन करता हूँ, चाहे आबूजा साहब हैं, चाहे हमारे व्यासी साहब हैं, भाई अजीत हैं, कुलदीप हैं, सभी जिन्होंने अपनी प्रतिभा के साथ में काम किया है। सुरेंद्र जी हमारे बीच में, मैं कई वर्षों से सुरेंद्र भाई आपसे जुड़ा हूँ और कई भाषाओं की आप जान कर रहे हैं, कितने आपने राष्ट्र पुरस्कार दिए और कुछ संबंधित एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने हम जान रहे हैं जो इसको गढ़ा है, उन्हीं एथलीट्स तालाबों में विद्यालय का संचालन करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है और कमोवेश सभी विद्यालय चलाने वाले संचालक जितने भी विद्यालयों के संचालक हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, उन सभी का मैं यहाँ साधुवाद इसलिए करता हूँ कि उन लोगों ने एक सामाजिक सोच के साथ, क्योंकि एक सोच है जिसे कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक सोच, सामाजिक आर्थिक सोच के साथ में किसी काम को किया जाए वो काम हमेशा सफल होता है। अब मतलब है कि हम गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाने के लिए शायद ये थोड़ा फैसला है और ये रहेगा। मैं इससे थोड़ा इरिटेट होता हूँ, लेकिन क्या करें, जितनी जो समुदाय है संसाधनों के आधार पर हमें काम करना होगा। अभी ये पहला आयोजन है, अच्छा माइक की उम्र करने अपने भारत ही है, कि हमारे शिक्षार्थी किस दिशा में जाने चाहिए, तो पीढ़ियां हमें कोसेंगी। इसलिए आज का ये विशेष दिन आप सबकी करमय उपस्थिति में इस चर्चा के लिए है कि आज हमारी शिक्षा किस दिशा में जा रही है, एक शिक्षक को तकलीफ क्या होती है, एक विद्यार्थी को तकलीफ क्या होती है, विद्यार्थी को क्या करना है, शिक्षक को क्या करना है, और सबसे बड़ी बात समाज को क्या करना है। हम उस भारतीय संस्कृति के लोग हैं जिसमें पितृकुल, मातृकुल और तीसरा गुरुकुल होता है। एक बच्चा जब हमारे पास में आता है तो वो किसी एग्जाम को पास करके नहीं आता है, 2-3 महीने की, साल भर की शिक्षा लेने के लिए नहीं आता है, वो जीवन भर के लिए हमारे पास में आता है और उस बच्चे के व्यक्तित्व का हर पहलू हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं बीकानेर एडिटर एसोसिएशन ऑफ न्यूज पोर्टल्स और रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आज ये जो बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और आप सबकी शानदार उपस्थिति से मैं ये विश्वास करता हूँ कि यहाँ से जो बात निकलेगी सरकार तक जाएगी और नहीं जाएगी तो हम भेजेंगे। हम जनप्रतिनिधियों को ये बताएंगे कि हम चाहते क्या हैं, हम जनता चाहता है शिक्षा क्या होगी। तो अगर सरकार सुनेगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम सुनवाना भी जानते हैं। हम जनप्रतिनिधियों को बुलाएंगे और उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर देश की सबसे बड़ी पंचायत पर बैठे हैं तो हमारे युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं। आपकी आवाज पूरे बीकानेर के युवाओं की आवाज होगी, विश्वास करिए उसमें बहुत ताकत होगी। इसलिए खुल के बोले, मेरा निवेदन सिर्फ इतना रहेगा कि हमारे पास हर एक वक्ता के लिए वक्त 2 से 3 मिनट ही मुकर्रर रहेगा। तो मैं अपनी इस दृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी रहूँगा एडवांस में, लेकिन समय विशेष याद रखें 3 मिनट से एक्सीड किसी भी सिचुएशन में नहीं हो, पुरजोर तरीके से अपनी बात कहें और उस बात को हमारे पत्रकार साथी लिख रहे हैं और ये मसवदा जो तैयार होगा सरकार तक जाएगा, प्रशासन तक जाएगा और मीडिया के सहयोग से हम आने वाले समय में बीकानेर की शिक्षा के क्षेत्र में दशा और दिशा दोनों बदलेंगे। मैं यहीं से शुरू करूँ, बिना किसी औपचारिकता के यहाँ से शुरू करना। मेरा निवेदन रहेगा, मेरे जितने भी परिवार के सदस्य बैठे हैं सबसे पहले अपना परिचय दें, अपनी संस्था का। प्रदूषण और शिक्षा के नाम पर हमारे छात्रों तक पहुँच रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि उस वैचारिक प्रदूषण से हम बचाएं। इसके अलावा जो दूसरे विचार हैं और हम सब स्कूल भी रन करते हैं, कोचिंग भी रन, बच्चों का शोषण एक ही मीडिया 2 तरह से देख रहा है। हमारे भक्ति की आप नजर बदलिए, आप लोगों के बीच बैठकर मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हकीकत यही है। और किशोर सर के
चल रहे हैं खरी बात करने के लिए थाने दस हैं संजय के रूप में होती है। हम ये बताएंगे इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये किया, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसीलिए कि हम कहीं संपादित न करते। आप बेझिझक रहिए। मेरे अनुज गिरिराज का दर्द बिल्कुल स्पष्ट है। शिक्षण संस्थाएं चाहे वो निजी है या टीचर्स पढ़ा रहे किसी के गुलाम है क्या? जिसके जो जस्टी है वो स्टेटमेंट दे देता है। कभी किसी शिक्षण संस्थान जो रन कर रहा है उसकी तकलीफ जानने की कोशिश की है? आदर्शवादी बातें बहुत आती हैं। सरकारी अधिकारी अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके किसी शिक्षण संस्थान को कभी चोर कह देते हैं, कभी अवसरवादी कह देते हैं। ये तो पैसा कमा रहे हैं। इतना हल्का ये सनातनी भारत ना तो कभी था और ना कभी होगा। ये शिक्षक है, राष्ट्र का निर्माण करने वाले लोग हैं। इतनी बेचारगी कभी नहीं थी। तो गिरिराज भाई का जो दर्द था जी, मैं इस माध्यम से, इस मंच से सबके सामने एक बात रखना चाहता हूं। अभी प्राइवेट स्कूल्स पे एक बड़ा आरोप लगता है कि इस किताबों को लेकर वो ये करते हैं, दुकानदारी करते हैं, ये करते हैं। मैं आप सभी पत्रकारों से निवेदन करूंगा, कृपया एक खबर बनाइए। आपके पास आर्टिकल की कमी नहीं रहेगी। पता कीजिए सरकारी इस किताबों की स्थिति क्या है। छपी नहीं है, तीसरी की किताबें 1516 आ गई है सरकारी किताबें, है ही नहीं सर। आप पता तो कीजिए, उपलब्ध नहीं है। इसलिए मजबूरी में 50% स्कूल में मजबूरी में प्राइवेट किताबें लगाती है। गिरिराज जी की बात को समर्थन करते हुए बात करना चाहूंगा। सरकार एक बात तो कहती है प्राइवेट स्कूल किताब दे नहीं सकती, और दूसरी तरफ आरटी के बच्चों को फ्री किताब देनी। जब स्कूल से सरकार कहती है किताब आप दे नहीं सकते और आरटी के बच्चों को फ्री देनी, देंगे कहां से? सरकार कोई प्री नर्सरी की किताबें प्रिंट नहीं करती है। तक में प्रेशर क्रिएट करते हैं। जब सरकार सीसी लेकर आई थी, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को लेकर आई, सीसीए को लेकर आने का कारण ये था कि बच्चे जो थे उस समय बहुत सारे जो ऐसी हरकतें कर रहे थे जो अभी भी चल रही है, सुसाइडल अटेम्प्ट्स अभी भी चल रहे हैं। तब भी बच्चे इस तरह की चीज़ों में पड़े तो गवर्नमेंट ने सीसी को इंट्रोड्यूस किया। और सीसी को इंट्रोड्यूस करने का कारण ये था कि जितने पेरेंट्स हैं वो भी इस बात को समझे कि अपने बच्चे को प्रेशराइज न करें। असाइनमेंट्स दिए गए, प्रोजेक्ट्स दिए गए, नंबरों को छुपाने तक का काम किया। आज भी मैं और आनंद जी सर जब कल बात कर रहे थे तो हमने कहा सीबीएसई अभी भी मेरिट जारी नहीं कर रही है। तो ये मेरिट जारी नहीं करने का कारण ही ये था कि सीबीएसई ये चाह रही थी कि बच्चे नंबरों के फेर में ना पड़े। लेकिन उसके बावजूद हमने क्या किया, पेरेंट्स ने क्या किया, वो जो असाइनमेंट्स थे जिनको बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए शुरू किया गया था वो पेरेंट्स करने लग गए। कहीं कहीं ऐसा हुआ कि शिक्षक बच्चों पे दबाव बनाने लग गए कि इस तरह के असाइनमेंट जो तीसरी कक्षा का बच्चा कर ही नहीं सकता, उन असाइनमेंट्स के दबाव बनाने लग गए कि उन्हें करके लाना है। तो बच्चे पर दबाव बनाने में केवल एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, स्कूल का भी हाथ है, शिक्षक का भी हाथ है और उसके बाद में पेरेंट्स का भी हाथ है जो ये मान लेता है कि मेरा बच्चा ये नहीं कर सकता। हम अपने घरों में देखते हैं, हम अपने बच्चों के असाइनमेंट्स ये कहकर पूरे कर रहे हैं कि ये बेचारा कर नहीं पाएगा। जिस दिन आप स्किल डेवलपमेंट करने की स्थिति में उसको डाल देंगे, उसको तैयार करने लग जाएंगे, ये जितने लैग्स हमें दिख रहे हैं मुझे लगता है वो पूरे हो जाएंगे। गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, शिक्षा नीति आ रही है, इतनी सारी नई चीजें आ रही है, हम ये चर्चाएं कर रहे हैं। ये चर्चाएं भी तो इसीलिए हो रही हैं। तो प्रयास हम सभी को समेकित रूप से करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। लैग सबकी तरफ से थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं है। हाँ, बच्चा उसमें दबता जा रहा है क्योंकि बच्चे की कोई गलती नहीं है, बच्चा उस प्रेशर को सहन नहीं कर पा रहा। इसीलिए अभी गिरिराज जी और मैं बात कर रहे थे कि कोरोना टाइम के अंदर बच्चों ने कहाँ सुसाइडल अटेम्प्ट्स किए। युवा अरोड़ा, ये केवल उतने नाम दिया, आनंद जी की बहुत लंबे छोटे नाम नहीं दिए। 2% मार्क्स आपने की। रिया लखानी जिन्होंने 12th में मतलब ये अद्भुत परसेंटेज है 96.02%। नमन कादर जिन्होंने सीए इंटर को सक्सेस किया। नमन के बाद रागिनी बाना जिन्होंने 12th में 94% मार्क्स को हासिल किए, उनके साथ इन्होंने नीट भी क्लियर किया। ये दो ही उसके बाद आज्ञा सावत का सुनील जी को भी लिखा दिया है। याद है सुनील आनंद जी, सुनील जी चलो आगे।
97.6% मार्क्स होने चाहिए। एक बात जो बताना हमेशा बड़ी होती है, आशा जो होती है। उसके बाद मैं कृष्ण 96.40%। यश कर रहे हैं ईमानदारी बजाय आयुष वाली जिन्होंने 10th में 97.8% मार्क्स किए, जिन्होंने 10th में 96.80% मार्क्स हासिल करते हुए नाम की गरिमा को, परिवार की गरिमा को और विद्यालय की गरिमा को बनाए रखा। तालियां जोर से होनी चाहिए। जिन्होंने 12th में 97% मार्क्स CBSE में कॉपी की, जयंत सिंह 10th में 96% मार्क्स। और अब मैं बोला रहा हूँ एग्जाम्स की वो कोच जिनके जुनून के चलते काम आया और आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सफलतम करियर को प्रदान कर जा रहे हैं। प्रकाश कुमावत के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ग्रामीण अंचल की बहुत सुविधाएं, जैसा मैंने पहले भी कहा, महसूस किया कि बच्चों में जिद है, जुनून है और जिद और जुनून जब मिल जाए तो जीत से उसे कोई वंचित नहीं कर सकता। इन ग्रामों के लिए हिमाचल के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। और इसी आचार्य मधु दीक्षित साहब का स्वागत किया जाता है। आनंद जी और विनय जी के नेतृत्व में ये निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। मैं इसी कड़ी में निवेदन करना चाहूँगा योगेश जी खत्री उद्योग व्यवसाय की एक ऐसी समाज मिलकर उनका को देकर सम्मान करें, अभिनंदन करें। आर्यन अधिकारी योगेश जी खत्री, प्रदीप जी मोदी, एक तरह से मैं कहूँ कि बीकानेर में करीब 40 से अधिक जो यूथ पोर्टल्स हैं उनका वे सामूहिक रूप से एक सोच जिसे हम कलेक्टिव अप्रोच कहते हैं उसके साथ में ये तो भी आगाज है। ये पहला सत्र जो है ये एजुकेशन को समझ रहा है। इसी कड़ी में मेरा निवेदन से आईआईटी पटना से और प्रकाश जी सांसुरा साहब आपसे भी मेरा निवेदन, राजू भाई आप भी आए, अजीश गुप्ता साहब, राजेश खन्ना जी और राजू भाई, सुनील चमड़िया जी खुद जो है वो बीकानेर के एक बड़े भामाशाह हैं और वह बीकानेर के मेडिकल और इंजीनियरिंग के फील्ड में काम करने वाले इंस्टीट्यूट और संस्थाएं हैं, उनकी प्रेरक व्यक्तित्व के तौर पर हैं। बहुत सारी संस्थाएं बनी हैं, बहुत सारे जिसमें कहीं कोई मुझे नहीं लगता कि मेरे बगैर है। और इसी कड़ी में मैं निवेदन करूँगा हमारे साथ में आनंद जी और विनय जी की एलेक्सिस की शैलेश जी की यहाँ उनका भी आप स्वागत करते हैं, क्योंकि एक तरह से ये भी बस देखिए टीचर के लिए बहुत अच्छी बात ये होती है। अजय त्यागी जी मेरा निवेदन स्वीकार करें, बता रहे हैं निरंतर आगे बढ़ेगा और बीकानेर को एजुकेशन में क्या चाहिए उसे हम हासिल करके रहेंगे, वो चाहे सरकार के जरिए वो चाहे हमारे समय दिया। मैं हकीकत में अभिभूत हूँ कि हमारे बीकानेर में आए हुए
व्यक्ति सभी बहुत ही सरल हृदय हैं और हाँ भर देते हैं किसी काम के लिए कि कोई प्रयास तो करे हम साथ में। तो हमने जो प्रयास किया, आप सब यहाँ पे मौजूद है हमारे पर, लेकिन आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपकी आशाएं लीगल जगत को लेके हैं, उसको करने की हम मैं मनोज दीक्षित साहब का मतलब ये शब्दों की बात नहीं है। अगर आप मेरे प्रकृति से समझ रहे हो कि इतनी गहराई से कह पा रहा हूँ कि मैं अपने किसी का टाइम ही नहीं दिया सोचने का कि उनका क्या शेड्यूल है, और बहुत ही सरल तरीका से उन्होंने पूरी गति से हाँ करते कि शिक्षा का काम हो तो मैं बीकानेर में हूँ और नहीं हूँ ऐसा संभव नहीं है। बहुत चॉइस देने की चीजें नहीं होंगे और आपने स्वीकृति दी, हमारा मान बढ़ गया। और मान में जैसा कि ज्योतिर्विकास जी ने बताया कि आपके होने से ही कार्यक्रम की सफलता सिद्ध हो जाती है, तो हमारा इसी साहब का स्वागत और अभिनंदन है, आभार व्यक्त करते हैं। मेरा जो अगला स्वागत और अभिनंदन में भूपेंद्र जी सर का करना चाहूँगा कि बहुत ही फ्रेंडली नेचर से मैंने इनको मैसेज किया, मिलना चाहता हूँ। पुराने संबंध है, कभी ज़्यादा कुछ बहुत आउटर सर्कल से बात नहीं होती है। फर्स्ट टाइम था जिनको मैंने आग्रह किया कि इस तरीके का विचार है तो करो ना, किसने रोका है? तो किसने रोका, इसका मतलब हरी झंडी पहले। और कहा कि बीकानेर के विकास को लेकर हम एग्रीकल्चर एसोसिएशन के जो यूथ पोर्टल्स वाले हैं कुछ इस तरीके से सोचते हैं। तो वैसे इनका विषय सीधा शिक्षा से जुड़ा नहीं है, लेकिन शिक्षा से काम भी नहीं है। जो हम सब चाहते हैं कि एक बात निकल के आई कि पेरेंट्स बच्चों को प्रेशर देते हैं। प्रेशर देना पेरेंट्स की आज की डेट में मजबूरी हो गई है। क्यों मजबूरी हो गई? सुनील चमड़िया जी तो जो है वो बीकानेर के एक बड़े आप एक शिक्षक के तौर पे बोलेंगे सर? बिल्कुल आनंद जी, जब इतनी बात सुनिए तो मुझे लगता है कि हम तो क्या लिफाफा देख करके मजमून जान जाते हैं कि क्या मजमून होगा। बिल्कुल बीइंग ए टीचर में बात करूँगा, बीइंग ए फिजिकल टीचर में बात करूँगा। जिस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि एजुकेशन कंप्लेन का मतलब यही है कि विभिन्न लोगों ने अपनी बात को रखा। मैं उस बात पर ना तो ज़्यादा समय जाया करूँगा। हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक विकास की जो पगडंडी बनी है उसका जरिया केवल एजुकेशन ही है। शिक्षा से बेहतर और शिक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं। इस बात को हम समझ लें। यहाँ पर सिर्फ मैं बीकानेर के एक ऐसे मूर्धन्य साहित्यकार आलोचक की उन पंक्तियों को उल्लेखित करना चाहूँगा। डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य के शब्दों में बात करूँ तो एजुकेशन का अर्थ क्या है, हमें इस बात को समझ लेना है। बालक जो बन जाने की क्षमता रखता है, उसे वैसा बन जाने में जो मदद करे वही शिक्षा है। माता पिता की उम्मीदें होती है, बालक की क्षमताएं कुछ और होती है। शिक्षक और माता पिता ये दोनों मिलकर के एक बालक के अंदर निहित शक्तियां और क्षमताओं को पहचान कर उसे ठीक वैसी राह पर ले जाकर उसे मंजिल तक पहुंचाए, वही एजुकेशन का विषय। मूलतः अब हमने समझ लिया कि एजुकेशन जो है वो हमारे जीविकोपार्जन का साधन है। तो पहले तो हमें जीविकोपार्जन के साधन और शिक्षा इन दोनों को थोड़ा अलग अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। अगर हमने जीविकोपार्जन के साथ एजुकेशन को देख लिया है तो हमें वहां से अपनी दृष्टि को हटाना पड़ेगा। दोनों चीजें डिफरेंट है। हम क्या चाहते हैं? एजुकेशन का मतलब केवल सूचनाओं का संकलन या सूचनाओं का संप्रेषण, या फिर एजुकेशन के मायने वो जिससे कि व्यक्ति के चरित्र निर्माण के साथ उसके आमूल चूल व्यवहार में परिवर्तन हो, उसके भीतर की संवेदनाओं को न केवल परिमार्जित करे बल्कि उसे एक अच्छे और श्रेष्ठ संवेदनशील नागरिक बन जाने की ओर मदद करे। इस रूप में जननी संस्था के संचालक यहाँ पर हजारों हजार छात्रों के भविष्य का निर्माण वे कर रहे हैं, चाहे राजकीय स्तर पे चाहे निजी स्तर पे। बिल्कुल आपकी समस्याएं जायज है कि महंगाई के इस दौर में चाहे वो निजी स्कूल में शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है, चाहे सरकारी स्तर पे मानदेय दिया जा रहा है, इन दोनों की समस्याओं को अलग अलग डिफरेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एजुकेशन कंट्रोल की बात करेंगे तो आज परसेंटेज तो बच्चों का बहुत बढ़ रहा है, लेकिन उस अनुपात में बच्चों से आप व्यवहार की अगर उम्मीद करें तो वहां पर आपको निराशा लगेगी। हमें इस ओर ध्यान देना होगा। जी की बात इसी कड़ी में मेरा निकल पड़ेंगे तो आगे ही आगे बढ़ेंगे। आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी रंगल है, जसवंत जी आपसे मेरा निवेदन किया जा रहा है
और कमाल कर रहे हैं। हरीशी गोस्वामी शिक्षक का जुनून होता है। एक प्रार्थना जो सीधी दिल में उतरती है कि हम तो सोचे हमें एम्प्लॉय के माध्यम से एजुकेशन से जुड़े तमाम चीजों का रोहित हमारे साथी सुरेंद्र कुमार जी धागा आसाम इंग्लिश टेक्नोलॉजी रखना है कि अरब के जरिए बालकों में शिक्षा का निरूपण आप जो संदाज में करते हैं वह अत्यंत श्लाघनीय है। व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ और वे की शानदार बड़ी बैठकों की परिवहन करने वाले के अलावा भी वे शिक्षक जिनका नाम या तो मेरे पास नहीं आया है, मैं उसे गलती से भूल गया हूँ, आयोजकों को संबोध दे रहा है बल्कि हमारा मान नहीं बना रहा है। हम बहुत समर्पित हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप शिक्षकों के लिए जोरदार तालियां बजाकर और ये मुझे लगता है कि जो एडिटर एसोसिएशन है उन्होंने पहले ही धमाका कर दिया, पहले ही आयोजन में बड़ा तो प्रियांशु सागरिया जिन्होंने क्लियर किया है, लेकिन हमारी नजर जरूर प्रजापत के बाद अंकिता चौधरी मोहम्मद शाकिब ने 10th में 95.67% मार्क्स अपने किए, जिन्होंने 10th किवा अरोड़ा, ये रिया रखानी जिन्होंने 12th में मतलब ये अद्भुत परसेंटेज है 96.9 के बाद उसके बाद तानिया सावंत का सुनील जी को भी सिखा लिया है तानिया ने 10th में 96.8% मार्क्स हासिल किए। तो आशा बिश्नोई जिन्होंने 12th में, उसके बाद तेजल चौधरी जिन्होंने 10th में 96.8% मार्क्स हासिल किए। याशिका सोनी 97.8% मार्क्स हासिल कर रही है। नाम की गरिमा को, परिवार की गरिमा को और विद्यालय की गरिमा को बनाए रखा तानिया। उसके बाद मैं बुला रहा हूँ ईशा दवे जिन्होंने जयंत सिंह 10th में 96% और मैं बुला रहा हूँ पढ़ने का जुनून क्या होता है वो दिखाया। और आज प्रकाश कुमावत के लिए 2,000 तालियां बजाई। तब हमने महसूस किया कि बच्चों में जिद है, जुनून है और जिद और जुनून जब मिल जाए तो जीत से उसे कोई वंचित नहीं कर सकता। आपसे पुकारूंगा पहले भी इसके पहले मेरा निवेदन रहेगा विजय गांधी जी से इसमें चलो एक ने आनंद जी आ जाओ। देखो सर इधर एक मिनट आ जाओ आराम से आ जाओ। एक सेकंड